हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स की फोर्थ क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली थर्मोडायनामिक्स का जो सेकेंड लॉ होता है उसमें और भी स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन टू स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट है एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो है क्लासियस स्टेटमेंट। ठीक है, सो वन बाय वन हम देखेंगे। पहले केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट को देखेंगे। केल्विन प्लांक्स जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, हीट एनर्जी को हम मतलब होल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ फॉर्म ऑफ हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट होल अमाउंट ऑफ हीट इनटू वर्क, सम हीट लॉसेस इन एटमॉस्फेयर। कुछ हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाती है। इसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट होल अमाउंट ऑफ हीट इनटू वर्क, सम हीट लॉसेस इन द एटमॉस्फेयर। कुछ हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाती है। तो अब बेसिकली केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो इस स्टेटमेंट पे जो डिवाइस वर्क करता है उस डिवाइस को हम बोलते हैं हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन को भी यहाँ पर देख लेते हैं हम। हीट इंजन अ इंजन और डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। मतलब ये कौन सा डिवाइस है? ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा। दैट मीन्स हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। इसका डायग्राम देख लेते हैं और एफिशिएंसी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इस पे एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल आते हैं। देख लेते हैं। हीट इंजन का एक ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ। हीट इंजन Q1, यहाँ पर ये हीट सोर्स है, T1 एट हायर टेम्परेचर एंड जहाँ से हीट रिजेक्ट हो रही है जिस जोन पे, वो है T2 एट लोअर टेम्परेचर। दैट मीन्स इट इज़ अ सिंक एंड इट इज़ अ सोर्स। ठीक है, यहाँ पर जो नए वर्ड आया है सोर्स और सिंक के बारे में आपको बता देता हूँ। सोर्स क्या है उसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अगर हम क्या करें, समुद्र से अगर एक गिलास पानी ले लें तो समुद्र में ऐसा कोई भी मतलब उसके पानी की जो क्वांटिटी है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, फर्क आपको नज़र नहीं आएगा। उसी प्रकार से हीट सोर्स का मतलब ये होता है कि अगर कहीं से हीट अगर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, अगर हीट कहीं से बाहर निकल रही है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट अगर बाहर निकल रही है और उसके हीट की क्वांटिटी या टेम्परेचर में अगर कोई डिफरेंस नहीं आता है, ऐसे रिजर्वायर को बोलते हैं हम सोर्स। अब बात करते हैं सिंक। सिंक का मतलब होता है जैसे कि हम यहाँ पर आसपास एटमॉस्फेयर को ले लें। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में अगर थोड़ी सी भी हीट अगर चली जाती है किस सिस्टम से, तो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यही एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि आप समुद्र में या सी में अगर एक गिलास पानी डाल दें तो उसके जो क्वांटिटी है, वाटर क्वांटिटी है, उसमें आपको ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा। उसी प्रकार से जो आसपास जो एटमॉस्फेयर है उस पर अगर थोड़ा सा हीट अगर चली जाती है तो उसके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता। ठीक है, ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं सिंक। ठीक है, तो सिंक और सोर्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्किंग सब्सटेंस भी एक टर्म होता है, ठीक है, जो कि हीट इंजन में यूज़ होता है। वर्किंग सब्सटेंस का मतलब ये है कि हीट इंजन किस फ्यूल पे वर्क कर रहा है। जैसे कि अगर बात करें पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल जो है उसके लिए वर्किंग सब्सटेंस होगा। अगर डीजल इंजन है तो डीजल उसके लिए वर्किंग सब्सटेंस होगा। अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो वहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट जो यूज़ होंगे, जैसे फ्रीऑन हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, CFC है, ये सब उसके लिए क्या होंगे, वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, मतलब कोई भी डिवाइस जिस सब्सटेंस पे या जिस फ्यूल पे वर्क कर रहा है वो उसके लिए वर्किंग सब्सटेंस है। अब बात आती है कि यहाँ पर हम इफिशियंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है हीट इंजन का। यहाँ से हीट जो है ये हीट का सोर्स है। ठीक है, ये सोर्स है T1 एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि हीट यहाँ से निकल रही है, दैट मीन्स इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये Q2, ये T2 एट लोअर टेम्परेचर का मतलब ये है ये सिंक है, मतलब यहाँ पर हीट जाएगी। जैसे अगर अपन इंजन की बात करें, जैसे बाइक का जो इंजन है तो इंजन का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वॉल का जो टेम्परेचर रहेगा वो यहाँ पर अंदर का जो टेम्परेचर है वो T1 रहेगा, और इंजन के बाहर, फिन्स के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग जो है, उसका टेम्परेचर की बात होगी T2। ठीक है, इसको रिलेट करेंगे। यहाँ पर हमको W वर्क मिलेगा, W मैकेनिकल वर्क। ठीक है, मतलब Q1 हीट वहाँ पर बन रही है, फ्यूल के बर्न होने से Q1 हीट
बन रही है, ठीक है। और उस हीट से W मैकेनिकल वर्क जो है वो मिल चुका है, लेकिन कुछ हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में फिन्स के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर इफिशियंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। सो इफिशियंसी होता क्या है, जनरली इफिशियंसी इज अ रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड, वर्क आउटपुट टू द हीट सप्लाइड। मतलब जो आउटपुट है, आउटपुट क्या मिल रहा है यहाँ पर, वर्क मिल रहा है, आउटपुट, ठीक है। हीट, यहाँ पर हीट सप्लाई जो रहेगा वो नीचे रहेगा, दैट मीन्स यहाँ मैं एक बार और लिख देता हूँ, यहाँ पर वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड इज इक्वल टू, वर्क आउटपुट को W से डिनोट किए हैं, हीट सप्लाई, हीट कहाँ से सप्लाई हो रही है, Q1 हीट सप्लाई हो रही है, Q1, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इफिशियंसी जो हीट इंजन की निकालने के लिए यहाँ बात आती है कि W को क्या हम Q1 और Q2 के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, तो ठीक है, हम रिप्लेस कर लेंगे। डायग्राम में देख रहे हैं कि जो इनवर्ड जो एनर्जी है इज इक्वल टू हो जाएगा आउटवर्ड एनर्जी। तो इनवर्ड कौन कौन सी एनर्जी है, Q1 एनर्जी है, इस डायग्राम में देखना, ठीक है। इनवर्ड एनर्जी Q1 है, इज इक्वल टू आउटवर्ड एनर्जी, दैट मीन्स Q2 प्लस W, देन W इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन का या एनर्जी कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये न्यूमेरिकल में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको इसको याद रखना है कि इनवर्ड एनर्जी इज इक्वल टू या सम ऑफ द इनवर्ड एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटवर्ड एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी अंदर आ रही है, मतलब इसको सेंटर ले लेंगे, ये एनर्जी अंदर आ रही है, बाकी एनर्जी क्या हो रही है, आउटवर्ड जा रही है, तो उसको राइट हैंड साइड में ले सकते हैं। सो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अगर इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिखें, ठीक है, सो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस T2 अपॉन T1, क्योंकि फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू MC डेल टी, ठीक है। सो टेम्परेचर के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम इसके फॉर्म में लिखेंगे, अगर हीट के फॉर्म में लिखना है तो ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ करेंगे हम किसी भी न्यूमेरिकल में इफिशियंसी निकालने के लिए, ठीक है। इफिशियंसी एक पैरामीटर है जिससे अपन किसी भी इंजन की जो परफॉर्मेंस चेक करते हैं, ठीक है। सो जनरली हीट इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस 100% से हमेशा कम रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड लॉ है, इसमें हीट क्या है, लॉस हो रही है। तो इफिशियंसी की जो वैल्यू है वो 100% कभी भी नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। सो इसको भी देख लेते हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट होता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द क्लॉसियस स्टेटमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर और ट्रांसमिट हीट एट अ लोअर टेम्परेचर बॉडी टू द हायर टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल एड ऑफ वर्क और लोड। इसका मतलब ये है कि हम हीट एनर्जी को लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की ओर ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे बिना वर्क दिए। जैसे कि आपके घरों में जो फ्रिज है, फ्रिज कभी भी अपने आप वर्क नहीं करता, उसको वर्क कराने के लिए आपको पहले प्लग ऑन करेंगे तो कंप्रेसर रन करेगा, ठीक है। मतलब वर्क वहाँ पर आप दे रहे हो तभी हीट वहाँ पर क्या हो रहा है, आपको कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है। कभी भी वो जो रेफ्रिजरेटर जो होता है वो अपने आप कभी वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना, मतलब कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। आपको उसको चलाने के लिए, रन करने के लिए आपको कंप्रेसर को रोटेट कराना होगा, ठीक है, कंप्रेसर को रन कराना होगा तभी वो रेफ्रिजरेटर जो है वो काम करेगा, ठीक है। सो इसको समझने के लिए हम देख लेते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसके एग्जांपल में जाना होगा। क्लॉसियस स्टेटमेंट जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इस स्टेटमेंट पे 2 डिवाइसेस वर्क करते हैं, ठीक है। सो क्लॉसियस स्टेटमेंट की बात करेंगे हम, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं किसकी, ठीक है, ये हो गया है। अब बात करेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट। सो क्लॉसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम लोअर टेम्परेचर से हीट को हायर टेम्परेचर की ओर ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे बिना वर्क दिए, ठीक है। मतलब अगर हीट को हमको लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर अगर ट्रांसफ़र करना है तो वर्क देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर वर्क नहीं देंगे, क्योंकि हीट की प्रॉपर्टी क्या होती है, हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र और ट्रांसमिट फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर ही ट्रांसमिट होती है, लेकिन यहाँ हम क्या करा रहे हैं, रिवर्स वर्क करा रहे हैं, ठीक है, उल्टा काम कर रहे हैं यहाँ पर। सो क्लॉसियस स्टेटमेंट हम 2 डिवाइसेस देखेंगे। फर्स्ट डिवाइस जो है हमारा रेफ्रिजरेटर, और सेकंड जो डिवाइस है उसको हम देखेंगे हीट पंप।
ठीक है। इसका डायग्राम बना लेते हैं, ब्लॉक डायग्राम। ठीक है। सो हीट इंजन जो है आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद हम देखेंगे हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। सो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर को रन कराने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वर्क देना पड़ता है। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जो दोनों डिवाइस जो हैं वो किस पे वर्क करते हैं, वो वर्क करते हैं क्लॉसिस स्टेटमेंट को। ठीक है। सो क्लॉसिस स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो पैरामीटर है, ठीक है, कि रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है COP। ठीक है। COP क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। सो ये भी चेक कर लेंगे हम। तो ये डायग्राम में आपको ये डायग्राम में समझा देता हूँ। यहाँ पर T2 एट लोअर टेम्परेचर, मतलब हम हीट को कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट कर रहे हैं, हायर टेम्परेचर की ओर। ये जो टेम्परेचर है ये रेफ्रिजरेटर के अंदर वाला है, जैसे आपके घरों में जो फ्रिज होगा उसके अंदर का ये हीट और टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये T1 एट हाई टेम्परेचर का मतलब ये जो है फ्रिज के बाहर जो रूम का जो टेम्परेचर है या एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है। यहाँ जो डायग्राम है, ठीक है, ये भी दोनों का जो डायग्राम होता है सेम होता है, बस बात आती है कि हमको डिज़ायर्ड इफेक्ट कहाँ पर मिल रहा है, मतलब काम हमको कहाँ मिल रहा है। ठीक है। जैसे कि फ्रिज का जो काम होता है वो क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना। सो हमको लोअर टेम्परेचर कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। यहाँ पर वर्क क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। सो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर विल बी डिजायर्ड इफेक्ट। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब क्या है। ठीक है। सो डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब यहाँ पर आउटपुट से है। सो फ्रिज का काम क्या होता है, फ्रिज का काम होता है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना। सो कूलिंग इफेक्ट हमको कहाँ पर मिल रहा है, T2 एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है। हम हीट को क्या करते हैं, लो टेम्परेचर से हम हायर टेम्परेचर की ओर ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब फ्रिज के अंदर की हीट को हम बाहर रूम में या एटमॉस्फेयर में उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो जो फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर होता है लोअर होता है और बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, हायर होता है। सो यहाँ पर हमको डिजायर्ड इफेक्ट मिल रहा है। सो Q1 हीट Q2 हीट कहाँ रहेगी, ऊपर, अपन वर्क क्या है, वर्क इनपुट दे रहे हैं। ठीक है। सो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर W कैसे निकालेंगे, सो वही रूल है। ठीक है। सम ऑफ द इनवर्ड एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटवर्ड एनर्जी। सो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी, इनवर्ड एनर्जी कौन कौन सी यहाँ पर, Q2 प्लस W जो है इनवर्ड है इज इक्वल टू आउटवर्ड Q1। दैट मीन्स W इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। सो ये वैल्यू जो हो जाएगी Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसको टेम्परेचर के फॉर्म में पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2। अगर किसी न्यूमेरिकल में टेम्परेचर के फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो रेफ्रिजरेटर का COP निकाल सकते हैं। अगर हीट के फॉर्म में दिया गया है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि COP ऑफ हीट पंप कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो COP ऑफ हीट पंप निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है हमको कहाँ पर मिल रहा है। डिज़ायर्ड इफेक्ट मिल रहा है हमको Q1, जहाँ पर हीट जहाँ सप्लाई हो रही है। ठीक है। T1 एट हाई टेम्परेचर पे। सो डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। सो डिज़ायर्ड इफेक्ट की जो वैल्यू हो जाएगी Q1 अपॉन वर्क इनपुट, वर्क क्या दे रहे हैं हम, W वर्क। सो वैल्यू हो जाएगी Q1 अपॉन W। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1, देयरफॉर W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। इसके बाद हम W को रिप्लेस कर देंगे हीट से। सो Q1 माइनस Q2। सो यहाँ पर COP ऑफ हीट पंप का फॉर्मूला आ गया है। ठीक है। इसको अगर टेम्परेचर के फॉर्म में हमको लिखना है
सो टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं T1 माइनस T2, ठीक है, COP ऑफ हीट पंप इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। सो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड COP ऑफ द हीट पंप का जो फॉर्मूला है, ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गया होगा।